नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम भूगोल की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, जहां पर हम ज्योग्राफी की एनसीईआरटी का अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि अब तक जो हमारी क्लासेस हुई हैं वो रेगुलर बेसिस पर आपने देखी होंगी, और साथ ही साथ जो शॉर्ट नोट बनाने का सिलसिला हमने शुरू किया था वो सारे शॉर्ट नोट आप अपनी कॉपी में बना रहे होंगे। और आपने देखा होगा कि अगर आप इसको पीपीटी या पीडीएफ से पढ़ेंगे तो लगभग 200-250 पेज का पीडीएफ तो अभी हो ही गया है। लेकिन अगर आपने वही चीज़ शॉर्ट नोट में बनाई हुई है तो वही चीज़ मुझे लगता है 6 या 8 पेजेस में आपकी कंप्लीट हो जाएगी, और बहुत अच्छे तरीके से कॉपी में आप शॉर्ट नोट पढ़ पाएंगे। इसमें हम एक चेंज और करेंगे शायद शॉर्ट नोट में। कोई लोगों का कहना है कि सर वो जो एक फाइल में आप बना करके दे रहे हैं तो उसमें जूम करने में प्रॉब्लम होती है, तो क्या इसे A4 साइज में दिया जा सकता है ताकि हम इसे इजीली प्रिंट भी करा लें। वैसे मेरा उद्देश्य ये था कि आप इसे प्रिंट ना करें, मेरा उद्देश्य यह है कि आप इसे कॉपी में बनाएं, क्योंकि जब आप इसे कॉपी में बनाएंगे तो अल्टीमेटली आपकी स्किल भी इम्प्रूव होगी। और हमारे नोट्स हमारे होते हैं, हम कितने भी अच्छे नोट्स पढ़ लें, कितनी भी अच्छी बुकलेट पढ़ लें, पर जो चीज़ हम अपनी कॉपी में बनाते हैं ना दोस्तों, वो अलग फील देती है। आप उसको जब दोबारा पढ़ोगे तो पढ़ने में भी मज़ा आता है और चीज़ें समझ में भी बड़े अच्छे तरीके से आती है। तो मेरा उद्देश्य यही है, इसको आप बनाएं, पर फिर भी हम उसे A4 साइज में अब शेयर करने की कोशिश करेंगे, ताकि अगर आपको लगे कि सर उसको पढ़ने में समस्या जा रही है तो A4 साइज में वो दिक्कत आपकी खत्म हो जाएगी। ठीक है, दैट इज समथिंग वी विल डू फॉर द शॉर्ट नोट्स। ओके, और इस टॉपिक के शॉर्ट नोट आप बनाते जा रहे होंगे। हमने शुरू से ही आपसे कहा है कि शॉर्ट नोट साथ में बनाते चलना, ताकि बाद में बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग ना हो पाए। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। एक एक सेकंड दीजिए बस। चलिए, तो टॉपिक को शुरू करते हैं दोस्तों। तो आपको याद होगा, हम इकाई 3 के तहत अध्याय 2 पढ़ रहे हैं। हम यूनिट 3 के अंतर्गत दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, और दूसरे अध्याय का नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अब इंटीरियर ऑफ द अर्थ में पिछली क्लास में हमने 3 बातों की चर्चा कर ली थी। हमने सामान्य जानकारी डिस्कस की, विभिन्न परतों की हमने बात की, और प्रमुख असंबद्धताओं की बात की, मेजर डिसकंटिन्यूइटीज को हमने डिस्कस किया। आज की क्लास में हमें जानकारी के स्रोत पढ़ना है, हमें सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन पढ़ना है। ये हमारा आज का मुख्य टॉपिक रहेगा, जहां हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार हमारी पृथ्वी के अंदर जो इतनी सारी परतें हैं, इनकी जानकारी हमें कैसे मिली, इनकी इंफॉर्मेशन हमें कैसे मिली। पर एक काम करते हैं, पहले 10 मिनट में हम पुरानी चीज़ों को रिकॉल करते हैं जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। तो देखिए दोस्तों, पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया कि हमारी पृथ्वी में 3 सकेंद्री परतें पाई जाती हैं। देयर आर 3 कंसेंट्रिक लेयर ऑफ द अर्थ। कंसेंट्रिक का अर्थ हमने आपको बताया था कि एक जगह को आधार मान के जब आप गोले खींचते जाते हैं इस तरह से, तो इसी को हम सकेंद्री कहते हैं, इसी को हम कंसेंट्रिक कहते हैं। अब वो 3 परतें कौन कौन सी हैं? तो सबसे ऊपरी परत को क्रस्ट कहा जाता है, बीच वाली परत को मेंटल कहा जाता है, और सबसे आखिर में जो परत आती है उसे कोर कहा जाता है। ये बात हमने डिस्कस की थी। फिर हमने इसकी डिटेलिंग करना शुरू किया था और जाना था कि पृथ्वी की परतों में क्या है। तो अगर एक डायग्राम हम इस तरह से ड्रॉ करें और इस तरह से, तो हमने ये देखा था कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी जो परत है, जो अर्थ की सबसे ऊपरी परत है दोस्तों, इसे हम किस नाम से जानते हैं? इसे हम क्रस्ट के नाम से जानते हैं, भूपर्पटी के नाम से जानते हैं। इसके बारे में हमने जाना था कि क्रस्ट 2 प्रकार की होती है। एक होती है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट
और एक होती है ओशनिक क्रस्ट। पहले हमने बहुत बेसिक बातों की चर्चा की थी कि जो क्रस्ट है ये सॉलिड है, ये ठोस है, ठोस होने के साथ साथ ये ब्रिटल है, अर्थात ये भंगुर प्रवृत्ति की है। ठीक है, इसमें चट्टाने अर्थात रॉक और लेयर ऑफ सॉइल अर्थात मिट्टी की परतें पाई जाती हैं। यही वो हिस्सा है जिस पे हम रहते हैं। हमने ये भी डिस्कस किया था कि ये अर्थ के पूरे आयतन का लगभग 1% बनाती है, ऑलमोस्ट 1% बनाती है, जितना भी अर्थ का वॉल्यूम है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में हमने देखा था कि इसकी जो मोटाई है वो 30 से 35 किलोमीटर तक होती है और जहां पर पर्वत आते हैं वहां पर इसकी मोटाई 70 किलोमीटर तक हो जाती है। ओशनिक क्रस्ट की जो मोटाई है वो 5 किलोमीटर तक होती है। हमने ये भी देखा था कि जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है ये फेल्सिक रॉक से मिलकर के बना हुआ है। फेल्सिक रॉक का मतलब हल्की चट्टाने, और जो हमारा ओशनिक क्रस्ट है वो मैफिक रॉक से मिलकर के बना हुआ है, जिसमें बेसाल्ट जैसी चट्टानें आती हैं। यही एक रीजन है कि जो ओशनिक क्रस्ट है इसका घनत्व ज्यादा है, इसकी डेंसिटी ज्यादा है, क्योंकि ये भारी चट्टानें अर्थात मैफिक चट्टानों से मिलकर के बना हुआ है। फिर क्रस्ट में ही हमने समझा था, इसको मैं यहां पर अलग से लिख देता हूं, क्रस्ट में ही हमने समझा था कि क्रस्ट का एक और विभाजन इस तरह से भी किया जाता है कि ये क्रस्ट है तो क्रस्ट में इस हिस्से को अपर क्रस्ट और इस हिस्से को लोअर क्रस्ट कहा जाता है, और इन दोनों के बीच में जो बाउंड्री है उसे हम कॉनराड डिसकंटिन्यूटी कहते हैं, कॉनराड असंबद्धता कहते हैं। उम्मीद करता हूं आपको याद होगा। फिर हमने दूसरी परत के बारे में पढ़ा था जो पृथ्वी की सबसे बड़ी परत है, और इस परत को हम मेंटल या प्रवार के नाम से जानते हैं। मैं यहां लिख दे रहा हूं, इस परत को हम मेंटल या प्रवार के नाम से जानते हैं। ये पृथ्वी की बल्किएस्ट लेयर है जो पृथ्वी के आयतन का 84% रखती है। अर्थ के टोटल वॉल्यूम का 84% किस में आता है, तो वो मेंटल में आता है। ठीक है, अब ध्यान देंगे मेंटल को भी हमने अलग अलग भागों में डिवाइड किया था। सबसे पहले मेंटल का सबसे ऊपरी हिस्सा है और इस हिस्से को अपर मोस्ट मेंटल कहा जाता है। फिर हमने दूसरा हिस्सा देखा था जो 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है, इस हिस्से को एस्थेनोस्फीयर कहा जाता है, और फिर निचला हिस्सा है इसे लोअर मेंटल के नाम से जाना जाता है। फिर हमने कुछ पॉइंट डिस्कस किए थे कि सर जो क्रस्ट है, क्रस्ट अर्थात भूपर्पटी और अपर मोस्ट मेंटल, ये दोनों मिलकर के स्थल मंडल का निर्माण करते हैं। ये दोनों मिलकर के लिथोस्फीयर को बनाते हैं। लिथोस्फीयर की जो औसत मोटाई है वो 100 किलोमीटर है, लेकिन अगर इसकी रेंज को डिस्कस किया जाए तो ये 10 किलोमीटर से लेकर के 200 किलोमीटर है। यही स्थल मंडल अलग अलग छोटे छोटे भागों में टूटा हुआ है। इन्हीं छोटे छोटे स्थल खंडों को, या छोटे बड़े जो भी आप कहना चाहें, हम लिथोस्फीयर प्लेट कहते हैं, स्थल मंडलीय प्लेटें कहते हैं। और ये स्थल मंडलीय प्लेटें दुर्बलता मंडल के ऊपर तैर रही हैं, एस्थेनोस्फीयर के ऊपर फ्लो कर रही हैं। सारी बातें पढ़ी थी, जल्दी से रिकॉल कर रहे हैं हम चीजों को। फिर हमने एस्थेनोस्फीयर के बारे में पढ़ा था, हमने दुर्बलता मंडल के बारे में पढ़ा था। एस्थेनोस्फीयर के बारे में हमने पढ़ा कि यह प्लास्टिक स्टेज में है। उसके बाद निचला मेंटल जो है वो सॉलिड है, ये प्लास्टिक अवस्था में है। यही पृथ्वी का मैग्मा जोन कहलाता है, यही अर्थ का मैग्मा चैम्बर कहलाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पिघली हुई चट्टानें हैं, यहाँ पर पिघली हुई चट्टानें हैं, और यहीं से जब जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है, जब जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है, यहीं से मैग्मा पृथ्वी पर आता है। तो ये पृथ्वी का मैग्मा क्षेत्र है। दूसरा हमने ये भी डिस्कस किया था कि इसे कहा जाता है कन्विक्शन जोन ऑफ द अर्थ। इसे पृथ्वी का संवहन धारा क्षेत्र भी कहते हैं। यहाँ पर संवहनीय धाराएं चलती हैं, जिस वजह से पृथ्वी पर प्लेटें मूव करती हैं। जब प्लेटें मूव करती हैं तो उनकी वजह से ज्वालामुखी आते हैं, भूकंप आते हैं, गर्त बनते हैं,
भ्रंश बनते हैं, जो हम आगे वाली कक्षाओं में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमें एस्थेनोस्फीयर के बारे में ये बेसिक बातें पता होनी चाहिए। इसके बाद हमने आखिरी में कोर को पढ़ा था। कोर कोर को भी दो भागों में बांटा गया है। ये है आउटर कोर और ये है इनर कोर, बाह्य कोर और आंतरिक कोर। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो आउटर कोर है दोस्तों, यह द्रव अवस्था में है, ये जो है ये लिक्विड स्टेज में है। अब द्रव किसका है, तो यहां पर पाया जाता है निकल और आयरन, जिसे फेरस भी कहा जाता है, निफे। अब इससे क्या होता है दोस्तों, ये जो आउटर कोर है, ये बात ध्यान दीजिएगा, मैं कल नहीं बता पाया था, बहुत ध्यान दीजिएगा इस बात पर। ये जो आउटर कोर है ये लगातार घूम रहा है, ये लगातार घूम रहा है। अब आप खुद समझो कि एक आपने द्रव बनाया, आपने लिक्विड बनाया, एक बाल्टी में आपने, आप ऐसा मान लो कि आपने एक जगह पर पानी भर रखा है और उस पानी में क्या है, आयरन है और निकल है। तो आयरन और निकल जब बहुत तेजी से घूमता है तो यहां पर आउटर कोर में करंट पैदा होता है और इसी करंट की वजह से पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। तो ये प्रश्न पूछा गया है, अगर आप उठाकर के देखेंगे पुराने सालों के प्रश्नों को, तो उसमें ये क्वेश्चन है कि पृथ्वी में चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति कहां से होती है, अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड का ओरिजिन कहां से होता है, तो जवाब है आउटर कोर। क्यों होता है, तो सर आउटर कोर जो है वो लिक्विड स्टेज में है, वो तरल अवस्था में है और जब ये तेज गति से घूमता है तो यहां पर जो आयरन है, निकल है, वो इलेक्ट्रॉन करंट पैदा करते हैं और उसी करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है और मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी के वातावरण को बचाए रखती है सौर किरणों से। अब वो आपको याद होगा, हमने प्रीमॉर्डियल एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ा था, आदिकालिक वायुमंडल के बारे में पढ़ा था और हमने ये भी देखा था कि दूसरे ग्रहों में जो दूसरे प्लैनेट हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट हैं, वहां पर ये उतना ज्यादा नहीं रह पाया क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की कमी थी। फिर आता है इनर कोर और इनर कोर कैसा है, तो सर ये सॉलिड है, ये ठोस अवस्था में है, हालांकि ये भी घूम रहा है। इट इज ऑल्सो स्पिनिंग, इट इज ऑल्सो स्पिनिंग। क्लियर है, ये बातें हमने सॉरी ओके, ये बातें हमने कल की क्लास में पढ़ी थी। उम्मीद करता हूं कि यहां तक कोई समस्या नहीं जाएगी। ठीक, एक्चुअली इतना खराब मौसम चल रहा है ना कि गला बहुत लग रहा है ना, सर्दी वगैरह बहुत हो रही है, आप लोग भी अपना ख्याल रखो। बहुत ही अजीब सा वेदर हो रहा है ना, समझ ही नहीं आ रहा, एकदम से धूप हो जा रही है। और हमारा जो क्षेत्र है ना, जबलपुर वाला जो पूरा इलाका है, जबलपुर दमोह वाला इलाका, यहाँ लगातार बारिश ही हो रही है इतने दिन से। अभी लग रहा था धूप निकलेगी, पर अभी फिर बोले हैं कि बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवात बन गया है, जिस वजह से 2-3 दिन बारिश और होगी। अब देखो यहीं से ना छोटी छोटी बातें निकल के आती हैं कि बंगाल की खाड़ी में चक्रवात बना, हमारे यहाँ बारिश क्यों होगी। ये चीज़ें अभी से रिसर्च करना शुरू करो, जब हम क्लाइमेटोलॉजी पे पहुंचेंगे तो तब हम करंट से रिलेट भी करेंगे चीज़ों को कि अच्छा यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ। गर्मी का मौसम है सर, इस समय तो तड़ाके की गर्मी पड़ती है, ठीक है, हम सब कूलर चला रहे होते हैं सर इस समय पर बहुत तेज वाला, ओके, तो अभी ये बारिश क्यों हो रही है बीच में। तो ये चीज़ें धीरे धीरे करके हमें समझना भी होगा, करंट से रिलेट करते हुए पढ़ना होगा चीज़ों को, ठीक है। और एक बात छोटी सी ना मैं आपको और बताऊं, क्यों ये कहा जाता है कि द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस अच्छे पेपर है, हिंदी में कोई अखबार इनका मुकाबला क्यों नहीं कर पाता। रीज़न है, जब आप उस पेपर की खबरों को पढ़ते हैं ना, तो उसमें जो खबरें दी हुई होती हैं वो बहुत सारी डेटा ओरिएंटेड खबरें भी होती हैं, उसमें ना बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी होती है। जैसे हाल ही में मैं पढ़ रहा था, तो इंडिया ने अपना पहला वाटर सेंसस जारी किया है, जल शक्ति मंत्रालय ने। तो उसमें बताया है कि वाटर बॉडी का मतलब क्या होता है, उसमें नाला भी लिखा हुआ है कि नाला भी वाटर बॉडी के अंतर्गत आता है। इसीलिए ये जो चीज़ें हैं ना बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि हम कोशिश करें, जितने भी हिंदी मीडियम वाले दोस्त हैं और अल्टीमेटली आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आपको बिना इंग्लिश के तो काम होना नहीं है। आगे जा कर के अगर आपको ग्रोथ करनी है तो इंग्लिश तो पढ़नी ही है। तो क्यों ना अभी से शुरुआत की जाए, कुछ जो इम्पोर्टेंट खबरें हैं
आप खुद समझ जाएंगे। आपके सिलेबस को अगर आपने देखा है तो जो खबरें सिलेबस से जुड़ी हुई हैं वो चीज़ें आप पढ़िए। ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं कोशिश करूँगा कि जो हमारा टेलीग्राम चैनल है ना, तो वहाँ पर 4-5 जो इम्पोर्टेंट खबरें हैं हर दिन की, जो यूपीएससी के लिए बहुत ज़रूरी है, तो उनका लिंक मैं शेयर कर दिया करूँगा ताकि आप वहाँ से उन्हें एक्सेस कर सकें। कम से कम आप उन खबरों को एक बार पढ़ सकें तो आपके दिमाग में भी एक आइडिया आएगा। द हिंदू में अच्छी अच्छी खबरें आती रहती हैं, तो ट्राई टू रीड द हिंदू, बहुत सी चीज़ें आप समझ पाएंगे वहाँ से। ठीक है, चलो अब ध्यान देते हैं। तो ये पढ़ लिया था। इसके अलावा हमने एक चीज और पढ़ी थी, असंबद्धताओं के बारे में पढ़ा था, डिसकंटिन्यूटी के बारे में पढ़ा था। हमने ये देखा था मोटे मोटे तौर पर कि सर 3 परतें हैं। एक है कोर, ठीक है सर, 3 परतें हैं। सबसे ऊपर है सर क्रस्ट, ठीक है, फिर है सर मेंटल, और फिर है सर कोर। हमने देखा था कि क्रस्ट और मेंटल के बीच में मोहो डिसकंटिन्यूटी है, मोहो असंबद्धता है। मेंटल और कोर के बीच में गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी है। फिर हमने देखा था कि कोर के भी 2 हिस्से हैं, एक है आउटर कोर, एक है इनर कोर। इन दोनों के बीच में कौन सी असंबद्धता है? लेमन डिसकंटिन्यूटी है, लेमन असंबद्धता है। ठीक है, यहां पर भी हमने देखा था कि 2 भागों में है ये आउटर क्रस्ट है, ये इनर क्रस्ट है। यहाँ पर भी एक असंबद्धता है जिसे कॉनरॉड डिसकंटिन्यूटी कहते हैं, जिसे कॉनरॉड असंबद्धता के नाम से जानते हैं। और मेंटल के बीच में भी एक असंबद्धता है जिसे रेप्टी डिसकंटिन्यूटी या रेप्टी असंबद्धता के नाम से जानते हैं। तो ये हमने अलग अलग असंबद्धताएं भी पढ़ी थी। देखिए, आप चाहें ना तो यहाँ पर एक ट्रिक काइंड ऑफ फॉर्म कर सकते हैं जिससे आपको ये चीजें याद रहे, क्योंकि इनका ऑर्डर अगर आपको याद है तो कभी आप ये भूलोगे नहीं। हमने ये जो डायग्राम डिस्कस किया था, अगर आपको इनका ऑर्डर पता है तो ये आप भूलोगे नहीं कभी भी। जैसे सबसे पहले आती है कॉनरोड, ठीक है, तो अगर आप इस तरीके से लिखेंगे, सबसे पहले क्या आती है? कॉनरोड। फिर कौन सी आती है? मोहो असंबद्धता आती है। इसके बाद आप देखेंगे दोस्तों तो रेप्टी असंबद्धता आती है। फिर आप देखेंगे तो गुटेनबर्ग असंबद्धता आती है, और सबसे आखिरी में लेमन असंबद्धता आती है। तो CMRGL, ठीक है, CMRGL। इस प्रकार से पहले कॉनरोड असंबद्धता आएगी, फिर मोहो असंबद्धता आएगी, फिर रेप्टी असंबद्धता आएगी, फिर गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, और फिर आखिरी में लेमन डिसकंटिन्यूटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका महत्व आपको अभी पता पड़ेगा जब मैं इस इकाई के प्रश्न आपको लगवाऊंगा। और इसमें हमने कहा ना कि हम सारे PYQ भी ले रहे हैं, चाहे वो SSC में आए हुए हों, चाहे वो स्टेट PSC में आए हुए हों, जहां जहां पर यहाँ से संबंधित प्रश्न आए हैं उन सभी को हम साथ में लेकर के आएंगे, ताकि आपको समझ में आए कि सीधे सीधे प्रश्न पूछे किस तरह से जा रहे हैं। ठीक, अब चलिए, अब आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक को पढ़ते हैं। पर जैसा मैंने आपसे कहा था कि एक करंट अपडेट है, इसमें करंट में हाल ही में चर्चा में रही है कोई चीज। क्या चर्चा रही है ये समझते हैं। देखो, एक फिल्म है हॉलीवुड की, अगर आप लोगों ने देखी है, नहीं देखी है तो देख लीजिएगा एक बार। एक फिल्म है हॉलीवुड की जिसका नाम है कोर। बहुत अच्छी फिल्म है, मैंने बहुत छोटे में देखी थी, बड़ा फैसिनेट हुआ था इस फिल्म को देख करके। कोर एक ऐसी फिल्म है जिसमें कहानी बताई गई है। इसमें बताई गई है कि पृथ्वी का जो कोर है, जो घूम रहा है, उसने घूमना बंद कर दिया, उसने रोटेट करना बंद कर दिया। जैसे ही कोर ने घूमना बंद किया तो पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड गायब होने लगा। जैसे ही अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड गायब हुआ तो एक तो पूरा नेविगेशन सिस्टम बिगड़ गया, ऊपर से हमें सौर हवाओं का खतरा भी आने लगा। तो अब कुछ वैज्ञानिक मिलते हैं, एक ऐसी मशीन बनाते हैं जो पृथ्वी के बिल्कुल अंदर जा सके, और अंदर जा करके जो कोर है उसमें बहुत बड़े धमाके कर सके, उसमें बहुत बड़े विस्फोट कर सके। जब वो धमाके होंगे तो कोर में दोबारा से मूवमेंट चालू हो जाएगा, और कोर में अगर दोबारा से मूवमेंट चालू हो गया तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड दोबारा से बन जाएगी। तो बड़ी ही फैसिनेटिंग मूवी है, क्योंकि ऐसी कोई मशीन बना पाना नियर टू इम्पॉसिबल है, पर फिर भी एक फिल्म के तौर पर हमें ये चीज समझ में आई। अब ऐसी ही एक खबर हाल ही में चर्चा में रही है, लगभग 1.5-2 महीने पुरानी बात है। चीन के वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च की, और चाइना के वैज्ञानिकों ने यह बताया
कि जो हमारा इनर कोर है, हम आउटर कोर की बात नहीं कर रहे हैं, आउटर कोर तो लिक्विड है और इसी आउटर कोर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, लेकिन जो इनर कोर है, जो आंतरिक कोर है, इसके घूमने की गति धीमी हो गई है, इसकी जो स्पिनिंग स्पीड है वो स्लो हो गई है। तो अब वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च किया कि ऐसा क्यों होता है, तो उन्हें पता पड़ा कि एक नॉर्मल फिनोमेना है, ये पहले भी होता रहा है। अगर आप देखें तो ये पहले भी होता रहा है। जैसे 1970 के दशक की शुरुआत में आंतरिक कोर बाकी ग्रहों की तुलना में थोड़ी तेजी से घूमने लगा, लेकिन 2009 के आसपास यह धीमा हो गया। ठीक है, फिर तेज हुआ, अभी फिर धीमा हो गया, आगे फिर तेज होगा। तो ये एक नॉर्मल फिनोमेना है कि अर्थ के कोर की घूमने की जो गति है वो कम और ज्यादा होती रहती है। तो सवाल ये पैदा होता है कि सर इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। एज सच इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है, एज सच इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये घटना रिवर्सिबल है और ये लगातार होने वाली घटना है। तो अभी तक उतनी जानकारी भी नहीं है कि क्या प्रभाव होगा क्या नहीं होगा, लेकिन अभी वैज्ञानिकों का मानना है कि इससे बहुत बड़े प्रभाव नहीं पड़ेंगे। चुंबकीय क्षेत्र में भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, अर्थात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। नेविगेशन के लिए जो हम चुंबकीय क्षेत्र का इस्तेमाल करते हैं उसमें भी इस चीज का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये खबर है जो इनर कोर से जुड़ी हुई है, हाल ही में चर्चा में रही, तो इसे हमने लिख दिया है। एक बार आप पीडीएफ से इसको जरूर पढ़ लेंगे। चलिए अगले टॉपिक पर आते हैं, और अब हमें ये डिस्कस करना है कि सर आपने कहा कि कोई अब तक नीचे तो गया नहीं पृथ्वी में, सर आपने ये भी कहा कि हमारे पास कोई ऐसी मशीन भी नहीं है कि जो पृथ्वी के अंदर चली जाए। ऑलमोस्ट 6300 किलोमीटर गहरी है हमारी पृथ्वी, लगभग 6300 किलोमीटर जाने के बाद हम अर्थ के कोर तक पहुंच सकते हैं। ये हमारी पृथ्वी की औसत त्रिज्या है, ठीक है। तो हमें पता कैसे चला कि हमारी पृथ्वी में ऊपर क्रस्ट है, बीच में मेंटल है, नीचे कोर है, और कोर भी दो भागों में है, एक है आउटर कोर, एक है इनर कोर। आउटर कोर लिक्विड है जिसकी वजह से अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। ये जानकारी हमें मिली कैसे? तो इस जानकारी के दो स्रोत हैं दोस्तों, कुछ प्रत्यक्ष साधन है, कुछ डायरेक्ट सोर्स है, और कुछ अप्रत्यक्ष साधन है, कुछ इनडायरेक्ट सोर्सेस हैं। अब डायरेक्ट का मतलब क्या होता है? जो सीधे तौर पर हम देख पाते हैं उन्हें डायरेक्ट सोर्स कहा जाता है। इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए, इसको ऐसे उदाहरण से समझो आप, कि आपको एक व्यक्ति की जानकारी चाहिए, आपको मेरे बारे में कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप सीधा मेरे पास आए, आपने मुझसे जानकारी ले ली, ये डायरेक्ट इंफॉर्मेशन हो गई। लेकिन आपको मेरे बारे में जानकारी चाहिए, आप मेरे पास नहीं आए, मेरे किसी दोस्त के पास चले गए, तो ये कैसी इंफॉर्मेशन हो गई? इनडायरेक्ट। तो अर्थ के इंटीरियर के बारे में वो सारी चीजें जो हमें डायरेक्टली इंटीरियर के बारे में बताती हैं उन्हें डायरेक्ट सोर्स कहा जाता है, लेकिन जिनके आधार पर हम अनुमान लगाते हैं उन्हें इनडायरेक्ट सोर्स कहा जाता है। उदाहरण के द्वारा समझिए, देखिए एग्जाम्पल के लिए दोस्तों, वोल्केनो, ज्वालामुखी से जो मैग्मा बाहर आता है, और जब मैग्मा पृथ्वी पर आ जाता है तो उसे लावा कहा जाता है। तो ज्वालामुखी से, वोल्केनो से जो लावा हमें बाहर देखने को मिलता है वो प्रत्यक्ष प्रमाण है। क्यों? क्योंकि उस लावा को आप लेकर के आइए और फिर उसका अध्ययन कीजिए। लेकिन अप्रत्यक्ष साधनों में, इनडायरेक्ट सोर्स में, एक सबसे बड़ा साधन है भूकंपीय तरंगे, सीज्मिक वेव। अब भूकंपीय तरंगों को हमने देखा नहीं है, हम भूकंपीय तरंगों को सिस्मोग्राफ पर डिनोट करते हैं, और सिस्मोग्राफ के आधार पर हम ये अनुमान लगाते हैं कि पृथ्वी के अंदर क्या होगा। तो वो कैसा सोर्स है? वो इनडायरेक्ट सोर्स है, क्योंकि वहां पर हमें अनुमान लगाने पड़ रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पृथ्वी की जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण जो स्रोत है, जो सबसे मेजर सोर्स है, वो सीज्मिक वेव ही है। आज हम पृथ्वी की जितनी भी आंतरिक परत और असंबद्धताओं का अध्ययन कर पाते हैं, उन सभी का आधार भूकंपीय तरंगे हैं, उन सभी का जो बेस है वो सीज्मिक वेव्स ही है। ठीक है, अब एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। पहले हम डायरेक्ट सोर्सेस को पढ़ेंगे और फिर हम
इनडायरेक्ट सोर्सेस को पढ़ेंगे। चलिए, तो डायरेक्ट सोर्स में अर्थात प्रत्यक्ष साधनों में सबसे पहले आता है उल्का, ठीक है, मिटियोरॉइड, ठीक है, उल्का। अब उल्का से हमें कैसे पता चलता है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में? चलो आपको थोड़ा पुरानी क्लासेस में ले चलते हैं। आपको याद है हमने पृथ्वी की उत्पत्ति वाला टॉपिक पढ़ा था, हमने ओरिजिन ऑफ अर्थ वाला टॉपिक डिस्कस किया था, और वहां हमने ये समझने की कोशिश की थी कि किस तरह तारे का निर्माण होता है और किस तरह तारे के आसपास छोटे छोटे ग्रहाणु प्लैनेस्टिमल का निर्माण होता है, और वही छोटे छोटे ग्रहाणु प्लैनेस्टिमल आपस में मिलकर के बड़े बड़े ग्रहों का निर्माण करते हैं। मतलब कहने की बात यह है कि हमारे सूर्य के ओर जितने भी खगोलीय पिंड बने, हमारे सन के अराउंड जितने भी प्लैनेट बने हैं, सेलेस्टियल बॉडीज बनी है, वो एक जैसे पदार्थ से और एक जैसी प्रक्रिया से निर्मित हुई है। वो एक जैसे मैटर और एक जैसी फॉर्मेशन के द्वारा बनी है। ये बात तो तय है, हमने शुरुआत में देख ली थी। तो हम ये कोशिश करते हैं, अगर कोई उल्का हमें मिलता है तो उल्का के द्वारा हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि उल्का के अंदर क्या है, उल्का के कोर में क्या है, क्या वो भी परतदार है, किस प्रकार की चट्टानें हैं, और फिर उससे हम अनुमान लगाते हैं कि जिस तरह उल्का बना है ठीक उसी तरह हमारी पृथ्वी भी बनी होगी। तो इस तरह हम उल्काओं का सहारा लेते हैं। फिर दूसरा इसमें सबसे बड़ा सोर्स जो आता है दोस्तों, वो है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी, इसे वोल्केनो कहा जाता है। ज्वालामुखी कैसे सर, कैसे हेल्प करता है वोल्केनो? चलिए आपको बताते हैं। फिर से हम पुरानी क्लास कनेक्ट करेंगे। हमने पुरानी क्लास में एक शब्द पढ़ा था, डी गैसिंग। याद आ रहा है आपको? डी गैसिंग, ओके, गैसों का विमुक्तिकरण या डी गैसिंग नाम का एक शब्द हमने पढ़ा था। डी गैसिंग का मतलब क्या था? हमने देखा था कि सर हमारी पृथ्वी जब ठंडी हो रही थी, अभी भी पृथ्वी ठंडी हो रही है, पूरी तरीके से ठंडी नहीं हुई है, ओके, तो हमारी पृथ्वी से ज्वालामुखी के रूप में बहुत सारी गैसें बाहर निकली थी। सर कार्बन डाइऑक्साइड भी आया था, नाइट्रोजन भी आया था, मीथेन भी आया था, ये बहुत सारी गैसेस बाहर निकली थी। याद आ रहा है आप लोगों को? ठीक है। और पृथ्वी के आंतरिक भाग से गैसों के बाहर निकलने की प्रक्रिया को हमने डी गैसिंग का नाम दिया था। इंटीरियर ऑफ अर्थ से गैसेस के बाहर आने का जो प्रोसेस है, इसी को हमने डी गैसिंग का नाम दिया था। तो क्या यह प्रक्रिया अब भी हो रही है? बिल्कुल सर, डी गैसिंग अब भी हो रहा है, अब भी वोल्केनिज्म होता है, और जब जब ज्वालामुखी आते हैं तब तक गैसें बाहर निकलती हैं, मतलब डी गैसिंग अब भी हो रही है। याद रखिएगा, स्टेटमेंट बन सकता है, इज द डी गैसिंग प्रोसेस ऑफ डी गैसिंग इज स्टिल हैपनिंग। डी गैसिंग की जो प्रक्रिया है वो अब भी हो रही है। जवाब होगा बिल्कुल सही है। अब कुछ लोग कह रहे होंगे सर ये कहाँ की बातें कर रहे हो आप? तो ये पुरानी बातें कर रहे हैं। जब आप पुराने लेक्चर देखोगे तो वहां पर हमने चर्चा की है, वहां पर हमने दो इंपॉर्टेंट शब्द पढ़े थे, एक डिफरेंशिएशन पढ़ा था, विभेदीकरण पढ़ा था, और एक डी गैसिंग पढ़ा था। और दोनों प्रक्रियाएं अब भी पृथ्वी में हो रही हैं। स्टिल बोथ दी प्रोसेसेस आर हैपनिंग ऑन दी अर्थ। कैसे, वो अभी हम चर्चा करेंगे। ठीक, तो एक तो यहां से गैसें निकलती हैं, और गैसों के अलावा यहां से लावा निकलता है। लावा, तो इसी लावा से अल्टीमेटली रॉक बनती है, चट्टान बनती है, और इन्हीं चट्टानों का अध्ययन हम करते हैं, इसी की स्टडी हम करते हैं। पर समस्या क्या है? समस्या ये है कि हमें ये नहीं पता कि ये जो लावा पृथ्वी पर आ रहा है वो कितनी गहराई से आ रहा है, और जब तक हमें ये पता नहीं पड़ेगा कि ये कितनी डेप्थ से आ रहा है, हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अनुमान नहीं लगा सकते। हम इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में किसी भी प्रकार का कोई भी अजम्पशन नहीं लगा सकते। पर हाँ, कम से कम हमें ये तो पता चल ही जाता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस प्रकार की चट्टानें हैं, लावा किस प्रकार का आ रहा है। जनरली दो प्रकार का लावा होता है, एक क्षारीय और दूसरा अम्लीय। एक बेसिक लावा होता है, दूसरा एसिडिक लावा होता है।
अभी हम कल या परसों की क्लास में पढ़ेंगे। तो दूसरा स्रोत क्या है? ज्वालामुखी, वोल्केनो। वोल्केनो की प्रोसेस से जो डीगैसिंग होती है और लावा बाहर आता है, इनके द्वारा भी हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं। तीसरा जो विकल्प है वो है माइनिंग। माइनिंग, ठीक है। माइनिंग का मतलब जनरली इसे खनन कहा जाता है, जब आप एक जगह पर खोदते हैं। तो अब तक दोस्तों जो माइनिंग हमने की है, वो सबसे गहरी माइनिंग हमने 4 किलोमीटर तक की है। कहां पर? साउथ अफ्रीका में एक पोगेंग गोल्ड माइन है। ये अब तक सबसे गहरी माइन है जो हमने खोदी है। 4 किलोमीटर तक हम गए हैं। हमने भारत में भी जो कोलार वाला क्षेत्र है, वहां लगभग 3.5 किलोमीटर गहरी माइन खोली है। कोलार कहां पर है? कर्नाटक में। अब तो सभी को पता होगा, एक बड़ी फेमस फिल्म भी आई थी, केजीएफ, रॉकी भाई, याद आ रहे होंगे सब लोगों को। तो जो रॉकी भाई वाला इलाका है ना, कोलार गोल्ड फील्ड का, वो भी एक बहुत गहरा हिस्सा है, लगभग 3.3 किलोमीटर। ऑलमोस्ट मान के चलें दोस्तों कि 3.2, ठीक है, 3.2 किलोमीटर गहरा हम गए हुए हैं। और साउथ अफ्रीका में जो पोनेंग, ठीक है, साउथ अफ्रीका में जो पोनेंग गोल्ड माइन है, वो हमने 4 किलोमीटर तक खोदी है। तो जब अर्थ में आप 4 किलोमीटर तक खुदाई करते हैं, तो बहुत सारा आइडिया वहां से मिलता है कि किस प्रकार की चीजें पृथ्वी के अंदर जाने पर मिल रही हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि दुनिया की डीपेस्ट माइन कौन सी है, सबसे गहरी खान कौन सी है, तो जवाब देंगे पोनेंग गोल्ड माइन ऑफ साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका की पोनेंग गोल्ड माइन, जो लगभग 4 किलोमीटर गहरी है। भारत की सबसे गहरी खदान कौन सी है? इंडिया की डीपेस्ट माइन कौन सी है? तो जवाब देंगे कोलार गोल्ड फील्ड, जो कि कर्नाटक में स्थित है, रॉकी भाई वाली, ठीक है। एक तो हो गया माइनिंग। अब माइनिंग के अलावा दूसरा जो सोर्स हमारे पास है, वो कहलाता है दोस्तों ड्रिलिंग। अब दोनों में अंतर आप समझिएगा। माइनिंग और ड्रिलिंग दो अलग अलग चीजें होती हैं। देखो, माइन में हम क्या करते हैं, तो माइन का जो साइज होता है वो बहुत बड़ा होता है। पता पड़ा, इतने बड़े इलाके में आपने माइनिंग की। ड्रिलिंग का मतलब एक गड्ढा बनाना। इस तरह से आपने एक स्पॉट पकड़ा और उसके नीचे आप ये गड्ढा बनाते जाओगे, इसे ड्रिलिंग कहा जाता है। जैसे अगर आप लोगों ने बोर होते हुए देखा है, जो बोरिंग होता है ना, जब नल वगैरह के लिए, तो उसमें हम माइनिंग नहीं करते, उसमें हम ड्रिलिंग करते हैं। एक पाइप आता है, वो नीचे जाता जाता है, और जब तक हम उसे नीचे ले जाते हैं, जब तक कि पानी ना निकले, तो इसी को हम ड्रिलिंग कहते हैं। अब आप मुझे बताओ, माइनिंग आसान है या ड्रिलिंग? तो बट नेचुरल सी बात है सर, ड्रिलिंग आसान है। एक जगह पर एक गड्ढा ही तो बनाना है और उस गड्ढे को नीचे खोदते जाना है। तो ड्रिलिंग जो हमने की है वो दो जगह पर की है। एक ड्रिलिंग हमने की है स्थल मंडल, स्थलीय भाग पर, अर्थात कॉन्टिनेंट पर, लैंड मास पर। और दूसरी ड्रिलिंग हमने की है समुद्री भाग पर, अर्थात ओशियन में। दोस्तों, दुनिया में जो अब तक सबसे गहरा गड्ढा हम कर पाए हैं, जो डीपेस्ट ड्रिल हमने किया है, ये हमने किया है कोला कोला प्रायद्वीप में। ठीक है सर, ये कहां पर है? तो ये रूस में है, रशिया और नॉर्वे की बॉर्डर पर। अब मैप में आप देखेंगे, रशिया और नॉर्वे की बॉर्डर जब आप देखेंगे, तो वहीं पर एक जगह है कोला प्रायद्वीप, और वहीं पर हमने दुनिया का सबसे गहरा ड्रिल किया है, डीपेस्ट ड्रिल किया है, जिसे हम कोला डीप होल के नाम से जानते हैं। इसकी जो गहराई है वो 12.2 किलोमीटर है, 12.2 किलोमीटर है। मतलब हम पृथ्वी पर 12 किलोमीटर का गड्ढा ऑलरेडी कर चुके हैं, हम 12 किलोमीटर का ड्रिल ऑलरेडी कर चुके हैं। बहुत सारी जानकारी हमें यहाँ से मिली थी कि टेम्परेचर कैसे बढ़ता है, डेंसिटी कैसे बढ़ती है, इन सभी की जानकारी हमें इस कोला होल से मिली थी, कोला डीप होल से मिली थी। अब समुद्रों में हमने क्या किया है कि समुद्र में एक प्रोजेक्ट चलता है और इसे कहा जाता है डीप ओशन प्रोजेक्ट।
क्या कहा जाता है? डीप ओशन प्रोजेक्ट। हिंदी में भी यही कहते हैं, तो परेशान नहीं होना है, जनरली इसे डीओपी लिख दिया जाता है। तो 1968 में हमने महासागरों के अंदर खोदना शुरू किया था और इसके लिए हमने ग्लोमर नाम के एक ड्रिलिंग वेसल का सहारा लिया था। ग्लोमर एक प्रकार का जहाज है जो ड्रिल करने के काम आता है, उसका नाम है ग्लोमर। तो डीप ओशन प्रोग्राम के तहत हमने समुद्र की गहराइयों में खोदना शुरू किया और अब तक इसके 4 संस्करण आ चुके हैं। देखो, पहला प्रोग्राम कौन सा है? तो पहला तो आप कहोगे सर इसमें डीप ओशन प्रोग्राम है, फिर इसे बंद कर दिया गया। दूसरा शुरू हुआ ओशन ड्रिलिंग प्रोग्राम। तीसरा शुरू हुआ इंटीग्रेटेड ओशियन ड्रिलिंग प्रोग्राम, और अभी जो चल रहा है वो है इंटरनेशनल ओशियन डिस्कवरी प्रोग्राम। तो ये जो डीप ओशियन प्रोग्राम है इसके 4 चरण हैं। पहला चरण था डीप ओशियन प्रोग्राम, दूसरा चरण था ओशियन ड्रिलिंग प्रोग्राम, तीसरा है इंटीग्रेटेड ओशियन ड्रिलिंग प्रोग्राम, और अभी जो चल रहा है वो है इंटरनेशनल ओशियन डिस्कवरी प्रोग्राम। ठीक है, ये हमने ड्रिल करके जानकारी एकत्रित की है। ये ड्रिल हमने स्थलीय भाग पर भी किया है और समुद्री भाग पर भी किया है। जो लैंडमास वाला इलाका है वहां पर हमने कोला में ड्रिल किया है, और जो समुद्री इलाका है वहां पर भी हमने ड्रिल किया है। और इस ड्रिलिंग से हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। जैसे हमें तापमान के बारे में जानकारी मिली कि जैसे जैसे आप 32 मीटर की गहराई पर जाते हैं तो हर 32 मीटर की गहराई के बाद अर्थ का टेम्परेचर जो है वो 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस जो है वो बढ़ जाता है। ये जानकारी हमें कोला होल से भी मिली और ये जानकारी हमें डीप ओशन मिशन से भी मिली। अब ये बातें ना एनसीईआरटी में सिर्फ एक लाइन में खत्म की गई हैं, तो अब अगर कभी भी आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि डीप ओशन मिशन का मतलब क्या है। चलिए, अब ये हमारे प्रत्यक्ष स्रोत हैं, ये हमारे डायरेक्ट सोर्स हैं। तो एक बार मैं आपको पीपीटी में दिखा देता हूं और आपको एक होमवर्क भी दूंगा। देखो, डीप ओशन मिशन के बारे में, सॉरी अभी बाद में देंगे, बस समझ लीजिए। तो प्रत्यक्ष साधनों में क्या क्या आते हैं? जैसा हमने बताया, ज्वालामुखी आता है, माइनिंग और ड्रिलिंग आता है। माइनिंग में आप देखिए एक डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट है जो 1968 से 1983 तक चला। डीपेस्ट ड्रिलिंग हमने कोला पेनिनसुला में की है। डीपेस्ट माइन पोनेंग गोल्ड माइन है, भारत में कोलार गोल्ड माइन है जो कर्नाटक में है। ठीक है, इसके बाद आप देखें, इन्हीं चीजों को मैं आप दिखाऊं तो ये है डीप सी ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, या इसी को डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी 1968 से। तो पहला जो फेज है वो 1968 से 1983 तक रहा। दूसरा जो फेज है उसे कहा जाता है ओशियन ड्रिलिंग प्रोग्राम, ये 1985 में शुरू हुआ। तीसरा जो फेज है उसे कहा जाता है इंटीग्रेटेड ओशियन ड्रिलिंग प्रोग्राम, ये 2004 में शुरू हुआ। और चौथा और वर्तमान जो चरण है ये है इंटरनेशनल ओशियन डिस्कवरी प्रोग्राम, ये 2013 से शुरू हुआ। तो याद रखेंगे ये सब कुछ किसका हिस्सा है? तो ये सब कुछ डीप सी ड्रिलिंग प्रोजेक्ट या डीप ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इसका काम क्या है? समुद्र की गहराइयों का पता लगाना और वहां पर ड्रिलिंग करना और ज्यादा से ज्यादा जानकारी एकत्रित करना, अधिक से अधिक इंफॉर्मेशन को गैदर करना। स्पष्ट है यहां तक बातें? ये सारे डायरेक्ट सोर्स हैं, ये सारे प्रत्यक्ष साधन हैं। ठीक है सर, ये क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। हम एक डायग्राम और दिखाता हूं मैं आपको। ये देखिए, ये है डीपेस्ट होल एवर ड्रिल्ड बाय ह्यूमन ऑन द अर्थ, कोला सुपर डीप बोर होल, 12.2 किलोमीटर है ये। इसका देखिए, ये हमारी पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान है। सबसे गहरा स्थान कौन सा है? हमने पढ़ा हुआ है मैरियाना ट्रेंच। कहाँ पर है सर? प्रशांत महासागर में है, पैसिफिक ओशियन में है, फिलीपींस के पास है, और ये कोला है। तो यहाँ तक हम गए हैं। ठीक है, ये मरियाना ट्रेंच है और ये कोला का होल है। तो यहां तक हम जा चुके हैं। अब आपका होमवर्क ये है कि भारत सरकार का जो पृथ्वी मंत्रालय है,
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है, इसने एक कार्यक्रम शुरू किया है जिसे डीप ओशियन मिशन कहा जाता है। तो आपको डीप ओशन मिशन के बारे में पता लगा करके आना है और एक नोट्स भी बनाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल बन सकते हैं। एक्चुअली हाल ही में इसमें एक डेवलपमेंट हुआ है। डीप ओशन मिशन के तहत हमने एक सबमर्सिबल बनाया है, ध्यान दीजिएगा शब्दों पर, सबमर्सिबल बनाया है जिसका नाम है मत्स्य 6000। देखो दो चीजें होती हैं, एक होती है सबमरीन और एक होता है सबमर्सिबल। सबमरीन एक बहुत बड़ा इक्विपमेंट है, बहुत ही बड़ी चीज होती है जिसके पास बहुत पावर है कि वो खुद बहुत गहराई पर जाएगी और खुद बहुत इजीली ऊपर आ जाएगी, किनारे पर आ जाएगी, एक बड़ी चीज है। लेकिन हर सबमरीन के अंदर छोटे छोटे सबमर्सिबल भी रखे जाते हैं। इसमें क्या होता है कि एक प्रकार का एक, इसमें अगर आप देख पा रहे हो तो ये देखो, इस प्रकार की एक बॉल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर होता है। इसमें 2-3 लोग बैठ सकते हैं। सबमरीन की सहायता से इसे समुद्र में डाला जाएगा, ये समुद्र में गहराई पर जाएगी, वहां से डेटा कलेक्ट करेगी और ऊपर आ जाएगी। तो सबमरीन एक बड़ी चीज है और सबमर्सिबल एक छोटा सा बॉक्स काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है जिसमें 2 या 3 लोग बैठ करके समुद्र की गहराई तक जाते हैं। एक फिल्म आई थी भारत में, अगर आपको याद हो, राम सेतु फिल्म आई थी। तो राम सेतु फिल्म में आप देखिएगा वो सबमरीन में होते हैं, लेकिन सबमरीन के अंदर भी वो एक सबमर्सिबल रखते हैं जिसके द्वारा अक्षय कुमार और 2-3 लोग जो होते हैं, जैकलीन वगैरह जो होती हैं, वो समुद्र की गहराई पर जाती हैं, उसे सबमर्सिबल कहा जाता है। तो मत्स्य 6000 एक सबमर्सिबल बनाया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। इनडायरेक्ट सोर्सेस की चर्चा करेंगे अब हम अप्रत्यक्ष साधनों या इनडायरेक्ट सोर्सेस को डिस्कस करेंगे। डायरेक्ट क्लियर है, उल्का, ज्वालामुखी, ड्रिलिंग और माइनिंग। देखिए इनडायरेक्ट सोर्स में जो सबसे पहला सोर्स है वो है टेम्परेचर। इनडायरेक्ट सोर्स में जो सबसे पहला सोर्स है वो है तापमान। यह कहा जाता है कि जैसे ही आप धरती में 32 मीटर की गहराई पर जाएंगे तो हर एक 32 मीटर के बाद जो तापमान है वो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। जैसे ही अर्थ में हम 32 मीटर नीचे जाएंगे, जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि सर हमारी पृथ्वी में ये तापमान कहां से आया, और दूसरा सवाल पैदा होता है कि सर क्या ये दर हमेशा एक जैसी बनी रहेगी, क्योंकि हमारी पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो 6371 किलोमीटर के आसपास है। तो क्या उतनी गहराई में जब हम जाएंगे तो क्या यही दर बनी रहेगी? एक एक करके सवालों का जवाब देते हैं। पहला सवाल यह है कि सर आखिर हमारी पृथ्वी में यह तापमान कहां से आया, हमारी अर्थ में यह टेम्परेचर कैसे आया? तो इसके 2 कारण हैं। पहला कारण है दोस्तों रेडियोधर्मी पदार्थों का विखंडन। रेडियोधर्मी पदार्थों का विखंडन, इंग्लिश में इसे कहा जाएगा ब्रेकिंग ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। मतलब यह है कि जब आप पृथ्वी में गहराई पर जाते हैं तो यहां यूरेनियम जैसे रेडियो एक्टिव पदार्थ पाए जाते हैं। यूरेनियम एक बहुत ही अनस्टेबल सब्सटेंस है। जैसे ही आप गहराई पर जाएंगे ये टूटते हैं, और जब ये टूटते हैं तो इनसे बहुत सारी रेडिएशन अर्थात ऊर्जा निकलती है, और उसी ऊर्जा की वजह से पृथ्वी के अंदर का तापमान बहुत गर्म रहता है। एक ये कारण है। दूसरा कारण है एक्सट्रीम प्रेशर, बहुत दाब भी पड़ता है। ठीक है, प्रेशर। ओके, तीसरा एक कारण है प्रीमोर्डियल अर्थ अर्थात आदिकालिक पृथ्वी व विभेदन एंड डिफरेंशिएशन आदिकालिक पृथ्वी का अर्थ यह है कि हमारी पृथ्वी बनी ही इस तरीके से है। अगर आपको याद हो तो हमने डिस्कस किया था कि शुरुआत में हमारी पृथ्वी एक आग का गोला थी और उसमें अलग अलग तत्व थे, फिर ठंडी हुई,
फिर बहुत गर्म हुई हमारी अर्थ, और जब हमारी पृथ्वी बहुत गर्म हुई और ठंडी हो रही थी तो उसी समय एक प्रक्रिया शुरू हुई जिसे डिफरेंशिएशन कहा जाता है, जिसे विभेदन कहा जाता है। डिफरेंशिएशन का मतलब था जितने भी भारी पदार्थ थे, जितने भी हैवी मेटल थे, वो पृथ्वी के केंद्र की तरफ आते चले गए, और जितने भी हल्के पदार्थ थे, लाइट मैटर थे, वो पृथ्वी पर ऊपर की ओर चले गए। तो अभी भी पृथ्वी ठंडी हो रही है, अभी भी ये डिफरेंशिएशन की प्रोसेस जारी है। तो ये जो आदिकालिक पृथ्वी की ऊर्जा है, जो प्रीमोर्डियल अर्थ की एनर्जी है, वो तापमान का सबसे बड़ा कारण है, वो टेम्परेचर का सबसे बड़ा सोर्स है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। और विभेदन अर्थात डिफरेंशिएशन, जिसके तहत भारी धातुएं ऊपर की ओर आती हैं, भारी धातुएं केंद्र की ओर आती हैं, हैवी मेटल कोर की तरफ आती हैं, जबकि लाइट मैटर मेंटल और क्रस्ट की ओर भागती है। ठीक, ये कारण है पृथ्वी के तापमान का, ये रीजन है अर्थ के टेम्परेचर का, कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में इतना तापमान क्यों है। और इसी वजह से चूंकि यहाँ पर तापमान बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा तापमान है कि चट्टानें पिघल जाती हैं, जो रॉक हैं वो मेल्ट हो जाती हैं, और पिघली हुई चट्टाने को हम मैग्मा के नाम से जानते हैं। और पृथ्वी का मैग्मा कहाँ से, ज्वालामुखी में मैग्मा कहाँ से निकल के आता है, तो अभी डिस्कस किया था, एस्थेनोस्फीयर से निकल करके आता है। स्पष्ट है? ठीक है, अब ध्यान देना। तो ये इतनी बातें हो गई, रेडियोधर्मी हो गया, दाब हो गया, प्रीमोर्डियल अर्थ हो गई, ये सारी चीजें हो गई। अब इसी में एक चीज और आप समझें कि सर क्या ये तापमान हमेशा इतनी ही तेजी से बढ़ेगा? मतलब जैसे जैसे आप 32 मीटर नीचे जाएंगे वैसे वैसे तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। ये कुछ समय तक अर्थ में चलता है, उसके बाद ये दर जो है वो काफी कम हो जाती है, फिर इतनी तेजी से नहीं बढ़ता तापमान। फिर आप पता पड़ा 1-2 किलोमीटर अंदर चले गए, तब 1 डिग्री सेल्सियस का इंक्रीज हो रहा है। तो ये पूरी पृथ्वी के बारे में नहीं है। पृथ्वी में जब आप अंदर जाते हैं तो कुछ समय तक तापमान इसी दर से बढ़ता है, लेकिन उसके बाद तापमान के बढ़ने की दर, जो टेम्परेचर के इंक्रीज होने की रेट है, वो कम हो जाती है। अन्यथा हमारी पृथ्वी के कोर का तापमान बहुत बहुत ही ज्यादा होता, बहुत एक्सट्रीम होता। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आप याद रखेंगे कि 32 मीटर की गहराई पर पृथ्वी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है। हालांकि यह कुछ समय तक ही यह कुछ गहराई तक ही होता है, और गहराई पर जाने पर तापमान के बढ़ने की दर काफी कम हो जाती है। When we go towards the core of the earth, temperature increases by 1 degree Celsius for every 32 meter. But after a certain depth, the rate of increase of the temperature decreases. ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। दिस इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। तो सर तापमान से हमें काफी जानकारी पता चली, तापमान से हमें पता पड़ा कि इंटीरियर ऑफ अर्थ में अलग अलग परतें होंगी, तभी तो एक जगह तापमान इतना है, दूसरी जगह पर तापमान एकदम से बढ़ जा रहा है। ठीक, तो टेम्परेचर से पता पड़ा। फिर दूसरा जो इनडायरेक्ट सोर्स है, दूसरा जो अप्रत्यक्ष साधन है, वो है घनत्व, वो है डेंसिटी। दूसरा क्या है दोस्तों? घनत्व है, अर्थात डेंसिटी है। अब डेंसिटी का जब अध्ययन किया गया, घनत्व का जब अध्ययन किया गया, तो मुझे एक बहुत बेसिक बात बताना, पृथ्वी की डेंसिटी बहुत ध्यान से क्रस्ट में ज्यादा होगी या फिर मेंटल और कोर में ज्यादा होगी? आंसर करो सर। बट नेचुरल सी बात है कि मेंटल और कोर में ज्यादा होगी। क्यों? इसलिए होगी सर, हमने एक टॉपिक पढ़ा था ओरिजिन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की उत्पत्ति, और वहां आपने एक शब्द बताया था विभेदन, अर्थात डिफरेंशिएशन। और वहां हमने ये डिस्कस किया था कि विभेदन की वजह से जितने भी हैवी मेटल हैं वो नीचे की ओर आ गए, जितने भी लाइट मेटल हैं वो ऊपर की ओर आ गए। तो भैया जब हमारी क्रस्ट लाइट मैटर से बनी हुई है, तो बट नेचुरल सी बात है कि क्रस्ट की डेंसिटी कम होगी। जब हमारी भूपर्पटी हल्के पदार्थों से बनी हुई है, तो बट नेचुरल है कि वहां पर घनत्व कम होगा।
और जब हमारे कोर और मेंटल की तरफ पूरी भारी धातुएं हैं, हैवी मैटर हैं, तो नेचुरल सी बात है कि वहां पर डेंसिटी ज्यादा होगी। ये एक रीजन है। तो क्रस्ट की डेंसिटी जनरली देखी गई है कि 2 से 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। वही दोस्तों जो कोर है, कोर, वहां पर डेंसिटी 11 से 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाती। इतनी भयंकर। सोच के देखिए, क्रस्ट पे कितनी है, तो 2 से 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, लेकिन यही डेंसिटी कोर पर जाते जाते 11 से 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाती है। इतना भयंकर अंतर है डेंसिटी में। तो वैज्ञानिकों को फिर ये लगा कि जैसे आप पृथ्वी के अंदर जा रहे हैं, डेंसिटी बढ़ रही है, तो इसका मतलब पृथ्वी में अलग अलग परतें होनी चाहिए, अलग अलग लेयर होनी चाहिए। फिर डेंसिटी के बाद हमने एक और चीज का अध्ययन किया, वो है दाब, वो है प्रेशर। तो ये देखा गया कि जैसे जैसे आप पृथ्वी में अंदर की ओर जाते हैं, वैसे वैसे दाब बढ़ता जाता है, वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता जाता है। और ये कहा जाता है कि जो हमारा इनर कोर है, जो हमारा आंतरिक कोर है, उसके सॉलिड या कठोर होने का एक बहुत बड़ा कारण ये है कि वहां प्रेशर बहुत ज्यादा है, वहां पर दाब बहुत ज्यादा है। इतना ज्यादा प्रेशर है कि मैटर अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर पा रहा है, जो पदार्थ है वो अपनी अवस्था को परिवर्तित नहीं कर पा रहा है। तो पृथ्वी पे जब आप अंदर की ओर जाते हैं, जब आप पृथ्वी में अंदर की ओर जाते हैं, तो जो प्रेशर है वो भी लगातार बढ़ता है, जो दाब है वो लगातार बढ़ता है। ठीक है सर, 3 सोर्स हो गए। एक हो गया टेम्परेचर, एक हो गया डेंसिटी, एक हो गया प्रेशर। अब चौथे सोर्स की बात करते हैं कि चौथा सोर्स क्या है। तो चौथा इसका जो सोर्स है दोस्तों, वो है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी। पृथ्वी पे जब हमें गुरुत्वाकर्षण की जानकारी मिली, तो हमने धीरे धीरे ग्रेविटी का अध्ययन करना शुरू किया। जब हमने ग्रेविटी का अध्ययन करना शुरू किया, तो हमने ये पाया कि हमारी पृथ्वी पर जो गुरुत्वाकर्षण है वो समान नहीं है। उसका मान हर जगह पर एक जैसा नहीं है, उसका मान बदलता है। और गुरुत्वाकर्षण किस पर निर्भर करता है? दूरी पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर निर्भर करता है, मास पर डिपेंड करता है। तो ये पाया गया कि भूमध्य रेखा अर्थात इक्वेटर के पास गुरुत्वाकर्षण का मान कम होता है, जबकि पोल के पास जो ग्रेविटी है, पोल के पास ग्रेविटी वो ज्यादा होती है। बाद में वैज्ञानिकों ने इसे एक नाम दिया है। पृथ्वी पर जो गुरुत्वाकर्षण में अंतर पाया जाता है, अर्थ पर ग्रेविटी में जो डिफरेंस पाया जाता है, इसी को हम गुरुत्वीय गुरुत्वीय विसंगति कहते हैं। इंग्लिश में इसी को हम ग्रेविटी एनॉमली कहते हैं। याद रखिएगा, ये शब्द बहुत जरूरी है। ये जो छोटे छोटे शब्द आप सीख रहे हो ना, यही आपको यूज करना है पेपर में। डी गैसिंग, डिफरेंशिएशन, ग्रेविटी एनॉमली, गुरुत्वीय विसंगति, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। तो गुरुत्वीय विसंगति का अर्थ होता है कि पृथ्वी पर अलग अलग स्थानों पर गुरुत्व का मान भी अलग अलग पाया जाता है। इसी को हम ग्रेविटी एनॉमली या गुरुत्वीय विसंगति कहते हैं। पृथ्वी पर सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण का मान ध्रुवों पर पाया जाता है, जबकि सबसे कम जो गुरुत्वाकर्षण है वो इक्वेटर पर पाया जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है कि यहां जब इक्वेटर पर हम हैं तो मान कम है, और जब हम पोल पर पहुंच रहे हैं, पोल पर, तो यहां मान ज्यादा है? तो इसके बारे में एक अनुमान ये लगाया गया कि शायद ऐसा इसलिए है कि जब हम पृथ्वी के केंद्र का अध्ययन करते हैं, जब हम अर्थ के कोर की बात करते हैं, पहली बात तो अर्थ का शेप, हमारी पृथ्वी का शेप कुछ ऐसा है। कुछ ऐसा चपटी हुई है ध्रुवों पर। तो यह कहा गया कि जब आप कोर से देखेंगे, तो कोर से जो ध्रुवों की दूरी है वो कम है, इसीलिए यहां पर गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा है।
लेकिन भूमध्य रेखा पर एनसीईआरटी में लिखा हुआ है भूमध्य रेखा की जो दूरी है कोर से वो ज्यादा है। ठीक है, तो पोल्स की दूरी कोर से नजदीक है। कोर और पोल अर्थात पृथ्वी का कोर और पृथ्वी के ध्रुव, इनके बीच में दूरी कम है, जिस वजह से यहां पर ग्रेविटी ज्यादा फील्ड होती है। जबकि भूमध्य रेखा की जो दूरी है वो कोर से काफी ज्यादा है, जिस वजह से वहां पर कम ग्रेविटी फील होती है। अब इससे ना एक स्टेटमेंट बना हुआ है, एसएससी में बना हुआ है। एसएससी में उसने घुमा के पूछा, एसएससी में उसने प्रश्न पूछा कि ये बताइए एक व्यक्ति जो पृथ्वी पर रह रहा है उसका सबसे ज्यादा भार कहां पर महसूस किया जाएगा। पर्सन हु इज लिविंग ऑन द अर्थ विल फील इट्स मैक्सिमम वेट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। देखो, मास तो हमेशा एक जैसा रहता है, मास कभी नहीं बदलता, चाहे आप कहीं भी चले जाओ, द्रव्यमान एक जैसा ही रहेगा। पर वेट अर्थात भार, ये गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है, ये ग्रेविटी पर डिपेंड करता है। तो उसने घुमा के पूछा है, घुमा करके, कि बताओ कहां पर सबसे ज्यादा भार महसूस करेगा। तो बट नेचुरल सी बात है कि सर सबसे ज्यादा ग्रेविटी पोल पर है, तो यहां पर व्यक्ति का जो भार है, जो वेट है, वो सबसे ज्यादा होगा। इक्वेटर पर वेट कम महसूस होगा। मतलब मेरे जैसे लोग जो लगातार मोटापे का शिकार हो रहे हैं, हमारे जैसे लोगों को कहाँ जाना चाहिए? इक्वेटर पे जाना चाहिए, पोल पे नहीं जाना चाहिए। पोल पे तो हम और मोटे हो जाएंगे, हमारा वजन और बढ़ जाएगा। ठीक है, हम किसी को इम्प्रेस करने गए, मान लीजिए हमारी डेट है, पोल पर डेट है, अब तो हालांकि डेट का समय खत्म हो गया है, ठीक है, अब डेट करेंगे तो दिक्कत ना जाएंगे हम, ठीक है, फिर भी अगर हम गए तो पोल पे क्या होगा, हमारा वजन बढ़ा हुआ महसूस होगा। पता पड़ा हम 20 किलो के हैं, वहाँ 30 किलो के, इतना अंतर नहीं आता, हालांकि बहुत बहुत माइनर अंतर आता है, पर मोटे तो होंगे। और भूमध्य रेखा पर क्या होगा, पतले फील होंगे। पतले होने का मतलब ये नहीं कि आपका पेट अंदर चला गया, मतलब आपका वेट हल्का सा कम होगा ड्यू टू दी ग्रेविटेशनल एनोमली। तो ये शब्द आपको याद रखना है, ग्रेविटी एनोमली क्या होता है, ये छोटी छोटी बातें आपने याद रखना है। ठीक है, चलो अब आखिरी दो और बचे, दो इनडायरेक्ट सोर्स और बचे, इनकी चर्चा और कर लेते हैं। कितने हो गए? 4 हो गए ना? 4 हो गए। अब हम पांचवें सोर्स की बात करते हैं। पांचवा जो सोर्स है वो है पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ। हमने अभी ये डिस्कस किया था कि सर हमारा जो कोर है वो 2 भागों में टूटा हुआ है, एक है इनर कोर और दूसरा है आउटर कोर। सर ये जो आउटर कोर है ये तरल अवस्था में है, लिक्विड, और यहां पर निकल और फेरस अर्थात निकल और लोहा पाया जाता है, और ये लगातार घूम रहा है, ये लगातार स्पिन कर रहा है, जिस वजह से यहां करंट जनरेट होता है और जिस वजह से यहां से चुंबकीय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। ठीक है, अब आपको एक और न्यूज बताता हूं मैं, हाल ही में एक खबर आई है, बहुत ध्यान से सुनना, इसको पढ़ना, आप अलग से जाके रिसर्च करना। पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो स्थिर नहीं है, ध्यान देना बहुत अच्छे से। द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ इज नॉट स्टेबल, इट चेंजेस रेगुलरली। ये लगातार परिवर्तित हो रही है। हर 5 साल के बाद पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का दोबारा निर्धारण करना पड़ता है, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को रिकंसिडर करना पड़ता है। सर ये जरूरी क्यों है, क्यों जरूरी है मैग्नेटिक फील्ड? ठीक है, पहला कारण, सूरज से जो भयंकर सौर हवाएं आती हैं उनसे पृथ्वी को कौन बचाती है? मैग्नेटिक फील्ड। अब मैं आपको दूसरा उपयोग बताता हूं। दूसरा उपयोग, मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा ही हम नेविगेशन करते हैं, और हमसे ज्यादा जरूरी होती है पक्षियों के लिए। पक्षी भी मैग्नेटिक फील्ड का सहारा लेकर के ही नेविगेशन करते हैं। तो हर 5 सालों में हमें इसे रिवाइज करना होता है, ताकि हमारा जो नेविगेशन सिस्टम है वो सही तरीके से काम करता रहे। इसको कुछ ऐसे समझना, बहुत अच्छे से समझना दोस्तों, डायग्राम के थ्रू। मान लेते हैं 2 मिनट के लिए कि ये हमारी पृथ्वी है और ये हमारे पोल हैं। यहां पर नॉर्थ पोल है और यहां पर साउथ पोल है।
तो हमें यही लगता है कि पृथ्वी की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यहीं से जनरेट होगी, यही लगता है ना हमें कि सर पोल के पास से ही अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअल में जब आप इस डायग्राम को देखोगे बहुत ध्यान से, तब आपको पता चलेगा कि यहां से नहीं है, पोल अलग है। बहुत बढ़िया, हमने पूरा बना ही दिया। अब इसको फिर से बना लेते हैं। तो ये हमारे पोल हैं, ठीक है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, लेकिन हमारी मैग्नेटिक फील्ड यहां कहीं से जनरेट हो रही है। और हाल ही में देखा गया ये तेजी से मूव कर रही है, कनाडा से साइबेरिया, इस तरीके से ये मूव करती रहती है। तो दोनों अलग अलग होती हैं, पृथ्वी का ध्रुव अलग है और पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र अलग है। तो हमें ये पता पड़ा कि यार अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्यों बदलता रहता है। मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी हमने की, साथ ही साथ जो चट्टानें होती हैं वो भी अपने साथ चुंबकीय गुण लेकर के आती हैं, जिनकी भी हमने अध्ययन किया। तो चुंबकीय क्षेत्र के बारे में एक और होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं, आप ये खबर पढ़ के आओगे। अगला होमवर्क, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन, चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ। ये दो टॉपिक आप पढ़ के आओगे। एक डीप ओशन मिशन के बारे में पढ़ के आओगे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू किया है, और एक आप पढ़ के आओगे चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन। ठीक, तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। अब क्या रह गया सर? अब एक चीज और बचती है आखिरी में, सबसे आखिरी, जो हमें कल पढ़ना है। अब हम पहुंचेंगे सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स पर, जो पृथ्वी की आंतरिक जानकारी का सबसे बड़ा सोर्स है, और वो है भूकंपीय तरंगें, वो है सीज्मिक वेव। क्या है, कैसे हमें जानकारी मिलती है, ये सब हमें कल की क्लास में डिस्कस करना है बहुत अच्छे से। कल का जो टॉपिक ही रहेगा वो भूकंप रहेगा, और यही पृथ्वी की जानकारी का सबसे बड़ा स्रोत है। इट इज द लार्जेस्ट और द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो आज हमने क्या क्या पढ़ लिया, एक बार आपको रिकॉल करा देते हैं। देखिए सारी बातें लिखी हुई हैं, तो एक बार आप जाके पढ़ सकते हैं। डेंसिटी वगैरह के बारे में, प्रेशर, देखो ये देखिए यहाँ पर वेट इज मैक्सिमम एट द पोल, वेट इज मिनिमम एट द इक्वेटर। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र, ये सारी चीजें यहाँ पर हैं। ये एक स्टेटमेंट है, इसको आप पढ़ेंगे तो और इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। और फिर कल हम भूकंप के बारे में पढ़ रहे होंगे, अर्थक्वेक के बारे में पढ़ रहे होंगे। तो अभी हमने, अगर यहाँ पर मैं आपको ले चलूँ, तो हमने इतनी बातों की आज चर्चा कर ली। हमने आज जाना कि पृथ्वी की जानकारी, पृथ्वी के आंतरिक संरचना की जानकारी हमें कैसे मिलती है। उसके दो अलग अलग सोर्सेस हैं जो यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, एक बार देखें आप। प्रत्यक्ष साधनों में उल्का है, ज्वालामुखी है, खनन है। अप्रत्यक्ष साधनों में तापमान है, दबाव है, घनत्व है, गुरुत्वाकर्षण है, चुंबकीय क्षेत्र है और भूकंपीय तरंगें हैं। तो भूकंपीय तरंगों का अध्ययन हम बाद में करेंगे, आज हमने यहां तक पढ़ लिया है। अब देखो एक प्रश्न मैं आपको और बताता हूं, स्टेट पीएससी का क्वेश्चन है, आप सॉल्व कीजिएगा अगर आपको मिलेगा। उसमें यह पूछा गया कि ज्वालामुखी, वोल्केनो, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने का किस प्रकार का साधन है? प्रत्यक्ष साधन है, अप्रत्यक्ष साधन है, दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो यहां पर हमने क्या पढ़ा, वोल्केनो किस प्रकार का साधन है? प्रत्यक्ष साधन है, डायरेक्ट सोर्स है। ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं, तो इन प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ाई करनी है कि ओके सर ऐसे क्वेश्चंस बने तो ये हमारा पर्टिकुलर आंसर आएगा, इस तरह से हमें इसका जवाब देना है। ठीक है, तो अभी आगे हम बढ़ेंगे, जब आपका टेस्ट लेंगे तो उसमें हम सभी प्रश्नों को लेकर के भी आएंगे। फिलहाल आपका टेस्ट 2 मोस्ट प्रोबेबली हम सैटरडे इवनिंग या फिर मंडे को अपलोड कर देंगे, और फिर हम उसको डिस्कस भी कर लेंगे जो भी प्रश्न रहेंगे। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिए, आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं कि आपको सेशन पसंद आ रहा होगा, आप सेशन समझ पा रहे होंगे और लगातार इससे जुड़े रहेंगे। देखो इंपॉर्टेंट यही है ना कि जिंदगी में हम बहुत सारे काम शुरू करते हैं, पर आपको एक रिसर्च बताता हूँ, जिंदगी में हमने जितने भी काम शुरू किए हैं उसमें से सिर्फ हम 0.5% काम ही पूरे करते हैं, बाकी 99.5% कार्यों को हम बीच में छोड़ देते हैं। और हमने पहले दिन आपसे यह कहा था कि आपके अंदर मुझे आपकी ईमानदारी चाहिए, आपकी ऑनेस्टी चाहिए इस कोर्स को लेकर के। सिर्फ मैं पढ़ाते रहूं, मैं चीजें देते रहूं तो क्या होगा? जैसे मुझे कल टीम ने एक बहुत बताई कि एक बच्चे का उसमें डाउट आया कि सर ये ब्लैक पीपीटी आप यूज ना करें, क्योंकि हम इसका प्रिंट निकलवाते हैं तो हमें समस्या होती है।
मैं डे वन से आपको क्या बोल रहा हूँ, इसका प्रिंट मत निकलवाओ। ये 2000 पहुंचेगा यार, 2000, क्योंकि ये क्या है, ये नोट्स हैं, ये मैं पढ़ाने के लिए लेकर के आया हूं आपको। ठीक है, ये 2-2.5 हजार पेजेस हो जाएंगे, पीपीटी हो जाएंगी। और क्या आप 2.5 हजार पन्ने पढ़ पाओगे सिर्फ ज्योग्राफी एनसीईआरटी के? नहीं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं शॉर्ट नोट। हमें शॉर्ट नोट के तहत पूरी ज्योग्राफी एनसीईआरटी को 200-250 पेजेस में खत्म करना है। लेकिन अगर आप वो शॉर्ट नोट बनाओगे ही नहीं, आप हर चीज मेरे ऊपर छोड़ते जाओगे कि सर ही शॉर्ट नोट हमको बना के देंगे, हम तो बस उसका प्रिंट निकलवा लेंगे, हम तो बस कभी कभी पीडीएफ से उसको पढ़ लेंगे, ऐसे नहीं होता यार। मेहनत तो करना पड़ेगा ना आपको। एक जन के मेहनत से क्या ही होगा। तो आपकी ईमानदारी कहाँ है चीजों को लेकर के? आपकी ऑनेस्टी भी तो बहुत जरूरी है। मेक श्योर कि आप ऑनेस्ट रहो अपने आप से। और बहुत आसान होता है दोस्तों दूसरों को ब्लेम करना। जीवन में याद रखना, इट्स द इजीएस्ट वे टू एस्केप। आप लेक्चर नहीं देखेंगे, आपको ये लगेगा कि यार इससे अच्छा हम ही एनसीईआरटी पढ़ लें, अच्छी बात है, नो प्रॉब्लम, आप खुद एनसीईआरटी पढ़ लो। लेकिन आप देखना, आप उसे कंटिन्यू नहीं कर पाओगे, आप छोड़ दोगे। फिर आप दूसरा बहाना देखोगे, चलो कहीं और से पढ़ लें, ये भी अच्छी बात है, चलो कम से कम पढ़ तो रहे हो। तो कुछ भी बहाने आप ढूंढ सकते हो ना पढ़ने के। मैंने कहा ना, काम जिसको नहीं करना होता ना, नहीं करना होता, उसके पास काम को ना करने के 1000 बहाने हैं। और जिस व्यक्ति को काम करना होता है ना, उसके पास एक ही रीजन काफी है, यार मुझे काम करना है, मतलब करना है, दैट्स इट। तो ये जो नेगेटिविटी आती है चीजों को लेकर के, सारी चीजें आती हैं, इनसे दूर रहो और भटको मत रास्ते से। मैं हमेशा ना एमपीपीएससी वाले स्टूडेंट को हमेशा ही कहता हूँ कि एमपीपीएससी या किसी भी एग्जाम का रास्ता ऐसा होता है सीधा। हम भटक के यहाँ चले जाते हैं, यहाँ चले जाते हैं, यहाँ चले जाते हैं, और हम इसे बहुत कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। तो ये आप कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ये आप अपने आप से पूछो। एक सब्जेक्ट के लिए एक सोर्स लेकर के चलो, आगे बढ़ते जाओ, इतना अच्छा आपका, मुझे लगता है कि आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, आपका फाउंडेशन इतना अच्छा बन जाएगा, सारी चीज़ें। लेकिन क्या आप इसके लिए तैयार हैं? आर यू रेडी कि हाँ सर मुझे भी इतना इंटरेस्ट है पढ़ने में, मैं भी रेगुलरली ये काम करूँगा। आई वॉन्ट कि अगर मुझे कभी आप में से कोई स्टूडेंट मिले, कभी टकराए कहीं पर, तो एक बार मुझे बता पाए कि हाँ सर मैंने ना आपके शॉर्ट नोट जो है ना वो बनाए हुए हैं, सर मैंने प्रश्नों को लगाया हुआ है। इवन सर आप जो एमसीक्यू देते थे ना, उसके अलावा भी मेरे पास क्वेश्चन बैंक थे सर, मेरे पास घटना चक्र की किताब थी, मेरे पास कुछ एसएससी के क्वेश्चन बैंक थे, तो मैं उनको लगाते रहता था सर। आपने एक टॉपिक पढ़ाया अर्थ का इंटीरियर, आपने एमसीक्यू दिए, ठीक है सर, लेकिन मेरे पास जो किताब थी मैं वहां से भी एमसीक्यू लगाता था सर। 50% बनते थे, 50% नहीं बनते थे, पर वो मैं खुद लगा लेता था, क्योंकि मेरे बेसिक क्लियर हो चुके थे, मेरे फंडामेंटल क्लियर हो गए थे सर। मैंने आंसर राइटिंग भी की खुद से, टॉपिक को लिखने की कोशिश की। मैं जिस एग्जाम की तैयारी कर रहा था, मैं स्टेट पीएससी की कर रहा था, यूपीएससी की कर रहा था, मैंने खुद वहां से प्रश्न निकाला, ठीक है, और मैंने खुद लिखना शुरू किया। स्पून फीडिंग से बचना है आपको। आई एम नॉट गोइंग टू स्पून फीड, मैं आपको चम्मच से खाना नहीं खिलाने वाला, कोई भी नहीं खिलाओ, खिलाना भी नहीं चाहिए। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मेक श्योर कि आप तैयारी करें और बेहतर तैयारी करें, और अपनी जिम्मेदारी खुद लो, दूसरे के ऊपर चीजें मत डालो। सर ने ये नहीं किया, उसने ये नहीं किया, हमारे घर पे बिजली नहीं आई, हमारे घर पे किसी की लड़ाई हो गई, हम नहीं पढ़ रहे। 1000 बहाने भाई, 1000 बहाने। और लिटरली हमारे घर पे ना एक कहावत है, हमारे दमोह साइड में एक कहावत है, कि जो पढ़ने वाले लोग हैं ना, वो सच में, यार हमारी मम्मी क्या करती थी, कि जो पढ़ने वाले लोग हैं ना, वो सच में उस जगह पे भी पढ़ लेंगे जहाँ पढ़ने का सोच नहीं सकते। अगर आपका पढ़ने में मन है तो शायद जहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल भी होगा ना, हॉर्न आ रहे होंगे, वहाँ पे भी आप पढ़ लोगे। अगर पढ़ने का मन है ना, तो लिटरली ये बात झूठ नहीं है, पर इससे पहले जब इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी इतनी अवेलेबल नहीं थी, लोग लिटरली यार डिब्बी लेकर के पढ़ा करते थे। मैं सच में, मैं जिस जगह से आता हूँ ना, उस जगह हमने ये सब कुछ देखा है। हमने डिब्बी रख रख के पढ़ा है यार, दिया रख रख के पढ़ा है, ठीक है। तो अब तो बहुत फैसिलिटी है, अब कम से कम इलेक्ट्रिसिटी तो है, अगर घर में नहीं है तो स्ट्रीट लाइट तो है, वहां जाके तो बढ़ी लोगे। ओके, तो ये बहाने मत बनाओ, ओके। और मेहनत करो, ये सारे कमेंट मत किया करो, सर आप ही दे दो, हमारे पास समय नहीं है, हम बहुत बिजी हैं।
तो रह आओ बिजी, पढ़ाई मत करो यार, छोड़ दो पढ़ाई, है ना। तो ये फालतू कमेंट मत करो कि ब्लैक यूज़ मत करो, वाइट यूज़ मत करो, ये आपके प्रिंट के लिए है भी नहीं, ये सिर्फ आपको पढ़ाने के लिए मैं लेकर आता हूँ, ठीक है। फिर भी मैं आपकी बात मान लूंगा, मैं ब्लैक यूज़ नहीं करूंगा, ठीक है। बट निकलवाओ इसका प्रिंट, मैं चाहता हूँ आप निकलवाओ, आप निकलवाते रहो। 2 महीने बाद जब कोर्स खत्म होगा 2,000 पेज का प्रिंट निकलवा के ले आना, और फिर देखते हैं कितने पढ़ पाते हैं उसमें से। मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ पढ़ना ज़रूरी नहीं है दोस्त, पढ़ने के बाद क्या आप उस नॉलेज को अपने पास रख पा रहे हो, ये ज़रूरी है। मैं क्यों चिल्लाता हूँ सिनॉप्सिस शॉर्ट नोट, मुझे उसका महत्व पता है। चीज़ों को जब हम पढ़ते हैं ना तो हम चीज़ों को विस्तार देते हैं ये, और जब शॉर्ट नोट बनाते हैं ना तो जो हमने विस्तार दिया है उसे हम समेट लेते हैं, वो समेटना ज़रूरी है, ठीक। तो ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ो, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद जय भारत। आप सभी लोग ख्याल रखे, बहुत अच्छे लोग हो यार आप, बहुत बहुत मेहनती लोग हो, पर मेहनत करो, ठीक। थैंक यू सो मच दोस्तों, टेक केयर।